ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैंने तीन बेसिक सोर्सेज या फिर इकोनॉमिस्ट्स या प्रैक्टिशनर्स को रेफ़र किया है और तीनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो इकोनॉमिस्ट है लिन एल्डन जो कि बहुत ही मानी हुई बंदी है, और एक सिटी ग्रुप का बंदा है, सिटी ग्रुप का ग्लोबल मैक्रो स्ट्रैटेजिस्ट मैट किंग करके, और एक एक प्रोफेसर है रसल नेपियर। तो मैं पहले लिन एल्डन मैं पहले उसको डिस्कवर किया था, बाद में करते 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 ये दो लोग। मेन चीज़ क्या होती है ना इसमें कि आप अगर सही कंधों पे खड़े हुए हो तो आप ज़्यादा दूर तक देख सकते हो। और इसमें दुनिया भर के लोग हैं जो अलग अलग टाइप की बातें बोलते हैं। जैसे कुछ लोग क्या, जो मोनेटारिस्ट हैं, मिल्टन फ्रीडमैन कैंप वाले, उन्हें सिर्फ मनी सप्लाई नज़र आती है। अलग अलग तरह के लोगों को, किसी को सिर्फ जो जो सप्लाई साइड है इन्फ्लेशन में वही नज़र आती है, उन्हें मनी साइड नज़र नहीं आती है। तो ये बायसेज हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ एक बायस का, कि कुछ लोग बोलते हैं कि मनी सप्लाई बहुत डिक्रीज़ हुई है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के बाद। सब यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, विच विल कॉज रिसेशन। लेकिन वो ये नहीं बताते कि उससे पहले मनी सप्लाई कितना इंक्रीज़ हुई है। अगर वो सपोज 100 से 400 चली गई, 500 चली गई, और 500 से फिर घट के एक झटके में 400 आ गई, तो नेट नेट तो वो ऊपर ही है ना, 100 से 400 ही है। तो इस तरह के बायसेस मैं देखता हूँ। लेकिन ये जो मैंने तीन लोग, हालांकि इन तीनों में भी कहीं कहीं गैप्स हैं। जैसे ग्लेन एल्डन मेनली रे डैलियो से इन्फ्लुएंस्ड है। एक्चुअली मेरा जो स्टार्ट हुआ था ये डिस्कवरी, वो रे डैलियो से, फिर लेन एल्डन, और फिर करते करते मैट किंग और रसल नेपियर। अब मैं ये ज़्यादा ना बताते हुए नाम वाम मोटा बताता हूँ कि मुझे जब समझ में आया कि पहले मैं स्टॉक्स को लेकर के, गोल्ड को लेकर के मैं हमेशा से बुलिश था, पिछले 6 महीने से या उससे भी पहले से। बट स्टॉक्स को लेकर के मुझे लग रहा था कि एक नेगेटिव, मतलब बेयरिश था मैं। लेकिन अब जो मुझे एक चीज़ समझ में आई है, वो ये मोटी बात जो समझ में आई है, और ये एक्चुअली मैट किंग ने ज़्यादा क्लियरली बोला है, कि बेसिकली एक्सेस बैंक रिजर्व जो होते हैं, जैसे हम ये तो जानते थे कि मनी प्रिंट हो रहा है, राइट, क्वांटिटेटिव ईजिंग हो रही है, और लिक्विडिटी हम सब बोलते हैं लूजली, लिक्विडिटी वो एंटर करेगी स्टॉक मार्केट्स में। लेकिन अब ये क्लियर नहीं होता कि वो जो मनी सप्लाई है वो स्टॉक मार्केट में यानी कि एसेट्स में एंटर करेगी, या फिर वो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को बढ़ाएगी। और यही डाउट लोगों को 2008 में हुआ था, जब पहली बार क्वांटिटेटिव ईजिंग इतनी ज़्यादा हुई थी। लेकिन तब तो इन्फ्लेशन नहीं आया, राइट। इसी वजह से गोल्ड में भी एक रैली आई थी, लेकिन तो फिजल आउट हो गई, लोगों को लगा इन्फ्लेशन आ जाएगा। लेकिन अभी 2020 के बाद जब स्टिमुलस दिया गवर्नमेंट ने, क्वांटिटेटिव ईजिंग करी, तब इन्फ्लेशन आ गया। तो ये अभी लोगों को कनेक्शन क्लियर नहीं है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग या मनी जब सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो उससे एसेट इन्फ्लेशन पे क्या अंतर पड़ता है। एसेट इन्फ्लेशन से मेरा मतलब स्टॉक्स, गोल्ड वगैरह, और उससे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन पे क्या असर होता है, ये उतना क्लैरिटी नहीं मिलती है। इन तीन चार लोगों को पढ़ के, स्पेशली इन तीन लोगों को जो बाद में नाम लिए मैंने तीन, मुझे एक व्यू बन रहा है, वो मैं यहाँ पर कैप्चर करना चाहता हूँ। लिन एल्डन ने जो बताया था कि 2008 में एक सारा खेल एक्सेस बैंक रिजर्व्स का है। तो उसने क्या बताया था कि जो बैंक रिजर्व्स क्रिएट कर दिए गए क्वांटिटेटिव ईजिंग में, सरकार ने बैंक रिजर्व्स क्रिएट कर दिए और वो कमर्शियल बैंक्स को दे दिए आउट ऑफ थिन एयर। और वो एक्स, तो अब जब कमर्शियल बैंक्स के पास आ गए, तो अब कमर्शियल बैंक्स उसका क्या करते हैं, वो एक्सेस हैं। यानी कि सपोज उनको अगर रेगुलेशन बोलता है कि आपको 5% रखना ही चाहिए अपने पास, तो उन 5% रिजर्व को तो वो रखना पड़ेगा उसको। लेकिन उसके ऊपर जो बचते हैं, सपोज टोटल 10% होता है उनके उनकी नेट जो कैपिटलाइजेशन है, नेट जो वर्थ है, नेट एसेट बेस है, अगर उसका 10% उनके पास है रिजर्व, और 5% रेगुलेशन बोल रहा है कि आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा, आप इसको फर्दर कुछ लेवरेज नहीं कर सकते, तो उनके पास 5% बचता है जो एक्सेस है। अब उस 5% एक्स्ट्रा पैसे का वो क्या करते हैं, ये खेल है सारा। तो 2008 में उन्होंने क्या किया कि इन्फ्लेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस एक्सेस पैसे को उन्होंने आगे लोन्स में कन्वर्ट नहीं किया, आगे उसके ऊपर लोन्स बोरोइंग नहीं बढ़ाई। जब बोरोइंग बढ़ाई जाती है, इसका मतलब लोग लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, मॉर्गेजेस ले रहे हैं, तब इन्फ्लेशन आता है, तो जिसको ब्रॉड मनी बोला जाता है। तो बैंक रिजर्व तो बढ़े, जिसको बेस मनी बोला जाता है, लेकिन ब्रॉड मनी M2 नहीं बढ़ा, लोन्स नहीं बढ़े, लोगों के बैंकों में पैसा नहीं गया, इकोनॉमी में पैसा नहीं आया। तो इस वजह से लिन एल्डन ने बड़ी अच्छी बात बताई है ना। ये कितना, मतलब अभी कितनी सिंपल लगती है सुन के, और 2008 तक लोगों को नहीं बताती, मुझे तो बड़ा सरप्राइज होता है। इसका मतलब पता चलता है कि लोगों को कम फंड आए, राइट। मैं तो अभी देखना चालू किया है इसको, लेकिन जो दुनिया भर के ज्ञानी लोग हैं उनको इतना कम फंड आए, ये चीज़ नहीं समझ पाए जो इतनी सिंपल लग रही है। अब लिन एल्डन ये बोलती है कि 2020 में जो चेंज हुआ वो ये कि गवर्नमेंट, जैसे पहले तो गवर्नमेंट बैंक्स को सपोर्ट कर रही थी 2008 में, क्योंकि बैंक्स की क्राइसिस आ रखी थी, तो बैंक्स को डायरेक्टली रिजर्व्स बना के दे रही थी वो, ताकि उनकी बैलेंस शीट्स अच्छी हो जाएं, कैपिटलाइज हो जाएं। कोविड में लोगों की वाट लगी, तो कोविड में और बैंक्स की कोई वाट नहीं लगी थी, लोगों की वाट लगी थी, बिजनेसेस की वाट लगी थी। तो जो स्टिमुलस दिया गया वो लोगों को दिया गया, इसका मतलब इकोनॉमी में डायरेक्टली पैसा गया, तो इसका मतलब ब्रॉड मनी बढ़ा, और इसी की वजह से इन्फ्लेशन आया। तो अब उसमें लिन एल्डन तो ब्रॉड मनी की बात करती है, लेकिन जो मैट किंग सिटी वाला बंदा है, जो मुझे ज़्यादा अच्छा मतलब लगता है, क्योंकि एक्चुअली इशू क्या है ना, वो बात पहले बता दूँ, बात वो क्या करता है, वो बात करता है एक्सेस बैंक रिजर्व्स की।
लिन एल्टन बात करती है ब्रॉड मनी की। अब ऐसा क्यों है, इसका सिंपल रीज़न मुझे समझ में आया कि एक बंदा इकोनॉमिस्ट है और एक बंदा मार्केट प्रैक्टिशनर है। लिन इकोनॉमिस्ट है तो उसको मतलब रहता है इन्फ्लेशन से और रिसेशन इकोनॉमी से, उसको उतना मतलब एसेट प्राइसेस से, स्टॉक्स और गोल्ड से नहीं है। और जो सिटी वाला बंदा है वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, उसको सीधा सीधा मतलब है कि भैया उसको अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना है या बैंक सिटी बैंक के पोर्टफोलियो को बढ़ाना है। तो वो सिर्फ फोकस इस चीज़ पे है कि भैया स्टॉक मार्केट या बाकी और जो भी मार्केट्स होंगे, कमोडिटी मार्केट्स, प्रेशियस मेटल्स या जो भी है, वो कब ऊपर नीचे जाएंगे। तो इसीलिए उसका फोकस ब्रॉड मनी वगैरह पर कुछ नहीं है। उसका सिर्फ जो मानना है कि एक्सेस रिजर्व से बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स के पास एक्सेस रिजर्व्स आ रहे हैं। तो अब 2020 में भी उसने अपने आर्टिकल्स वगैरह बनाए हुए हैं जिसमें उसने बताया कि जब जब एक्सेस रिजर्व्स बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, जब गवर्नमेंट इतनी तेज़ी से मनी प्रिंटिंग करती है तो एक्सेस रिजर्व बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो उससे क्या किया जाता है, उसको लैंड आउट किया जाता है क्या इकोनॉमी में, जैसे इस बार हुआ, इकोनॉमी में लोगों के पास पैसे पहुँचे। लेकिन अब दो चीज़ें हैं कि बैंक्स कुछ पार्ट ऑफ द एक्सेस रिजर्व्स बैंक अपने पास भी रख सकते हैं और उसको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। जरूरी नहीं कि सारा वो लैंड आउट करें। और वैसे भी हम ये देख रहे हैं कि इस बार उतनी लैंडिंग नहीं हो रही है, सब यूएस की बात हो रही है। मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि उतनी लैंडिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब काफ़ी सारा पैसा मार्केट्स में जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट जो स्टिमुलस मनी दिया है लोगों के पास जो गया है, लोग भी जरूरी नहीं कि सारा खर्च कर रहे हो। लोग भी तो हम सब जानते हैं कि आम जनता, रिटेल भी तो लगी हुई है स्टॉक मार्केट में, तो इससे भी एसेट इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इस तरह से मैंने ये समझा कि बैंक रिजर्व से एसेट इन्फ्लेशन 2008 में भी हुआ, 2020 में भी हुआ, लेकिन कंज्यूमर इन्फ्लेशन 2008 में नहीं हुआ, 2020 में हुआ। तो ये तो बात होगी कि अभी क्या हुआ। अब बात आती है कि मतलब फ्यूचर में क्या संभावना बनती है। तो इसमें मैंने रसल नेपियर को यूज़ किया और उसने बड़ा अच्छा एक जो चीज़ बताई है, उसने क्या बताई है कि मोटी जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास बहुत डेट है इस समय। यूएस गवर्नमेंट के पास डेट टू जीडीपी रेशो पता नहीं 200% 230% कितना भी है, ये एक फैक्ट है। और इस समय हम लॉन्ग टर्म डेट साइकिल की पीक पे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेट है और इंटरेस्ट रेट्स एकदम से ज़ीरो हैं। तो यानी कि इंटरेस्ट रेट ज़ीरो हो चुके थे, अब तो बढ़ रहे हैं, 4-5% पहुँच गए हैं। अब गवर्नमेंट के पास क्योंकि इतना डेट है और उसे और बोरो करते रहना है, तो वो सबसे पहले वो क्या करेगी कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने नहीं दे सकती। ना तो वो शॉर्ट एंड पे यील्ड कर्व के, ना वो लॉन्ग एंड पे यील्ड कर्व के। तो शॉर्ट एंड तो वो कंट्रोल करती है, राइट, लेकिन लॉन्ग एंड वो कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन वो यील्ड कर्व कंट्रोल करेगी। जैसे 1940s में हुआ था। लोगों को टेक्निकल लग रहा होगा तो वो खुद रिसर्च कर लें ना, मैं पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। तो वो दोनों यील्ड कर्व को कंट्रोल करेगी। 1940s में भी ऐसे किया था। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट अपनी डेट को मोनेटाइज कर रही है, मनी प्रिंटिंग कर रही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल रख रही है। तो मनी सप्लाई ज़्यादा होने से आर्टिफिशियल इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल्ड है, सोचो कम है, सपोज आर्टिफिशियल इंटरेस्ट रेट्स सपोज इतने ही रहते हैं, जैसे 4% तक रहते हैं सपोज, राइट। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स अभी 4.4 है जो यील्ड्स हैं, सपोज 4%, 4.5%, 5% इतने ही रहते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन भाग जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट इतना सारा पैसा इकोनॉमी में डाल रही है। और क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली इकोनॉमी में डाल रही है, फिजिकल स्पेंडिंग एट द सेम टाइम यूक्रेन के लिए दे रही है और लोगों को वो सपोर्ट करेगी, तो उससे इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के फिजिकल पॉलिसी से, अब ये फिजिकल पॉलिसी है, अब ये 2008 वाली सिचुएशन नहीं है कि बैंक्स को कैपिटलाइज करना है, अब ये फिजिकल पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट डेट और ले करके मनी प्रिंट करेगी, तो उससे इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, लोगों के पास पैसा जा रहा है, तो उसमें से कुछ एसेट्स में भी जाता है। बैंक रिजर्व्स अगर बढ़ रहे हैं तो उसमें से भी कुछ पैसा एसेट्स में जाता है। तो अब जो मुझे समझ में आया है कि मोटा मोटा जो इसका फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाएगी क्योंकि उन्हें अपनी डेट को सर्विस करना है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा दोनों तरह का, सीपीआई इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, एसेट इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल रहेंगे क्योंकि यील्ड कर्व कंट्रोल सरकार लगाएगी। तो टिपिकली यही होता है कि सरकार जब डेट ट्रैप से, ये रसल नेपियर ने बताया कि जब डेट से बचना चाहती है तो वो क्या करती है, डेट टू जीडीपी रेशो को कम करती है। तो उसके लिए डेट तो कम नहीं कर सकती, वो जीडीपी को बढ़ा देती है। अगर नॉमिनल जीडीपी को बढ़ा दिया जाए थ्रू इन्फ्लेशन, तो आपका डेट टू जीडीपी रेशो कंट्रोल में आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, रसल नेपियर ने बोला है। तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा। नॉमिनल जीडीपी कैसे बढ़ेगा, मेनली इन्फ्लेशन के थ्रू बढ़ेगा। तो सीपीआई इन्फ्लेशन होगा, एसेट इन्फ्लेशन होगा। और अब एसेट इन्फ्लेशन का मतलब ये होगा और इन्फ्लेशन का मतलब ये होगा, गोल्ड तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे। अभी हो सकता है कुछ स्टॉक्स ज़्यादा जाएँ, कुछ ना जाएँ। रसल नेपियर बोल रहा था कि केपेक्स वाले स्टॉक्स ज़्यादा ऊपर जाएंगे क्योंकि यूएस में वैसे भी केपेक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि अब ऑन शोरिंग होने लगी है, चाइना से हट करके अब ऑन शोरिंग होने लगी है, या वो बोलता है फ्रेंड शोरिंग, आसपास की कंट्रीज़ मैक्सिको वगैरह। तो वो केपेक्स बढ़ेगा। तो कुछ स्टॉक्स इंडिया में हो सकता है डिफेंस स्टॉक्स, क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली अब क्या होगा ना कि गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएंगी। वो ये बोल रहा है कि अब हम मॉनेटरी पॉलिसी से हटके फिजिकल पॉलिसी
की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ये सारा रसल नेपियर ने बोला, ये सारे लिंक्स मैं डाल दूंगा, लोग पढ़ सकते हैं। तो अब ये हो गया कि इन्फ्लेशन दोनों तरह का ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट्स कम ड्यू टू यील्ड कर्व कंट्रोल। अब होता क्या है, और यही एग्जैक्टली हुआ था 1940 से लेकर के 1951 तक, 10 साल तक यील्ड कर्व कंट्रोल चला था। अल्टीमेटली क्या एंड गेम होता है कि इन्फ्लेशन फट जाता है। इन्फ्लेशन 15-16% चला गया था। तो इन्फ्लेशन जब फट जाता है तब ज़रूरी हो जाता है कि आप इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाओ, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो तब फिर इंटरेस्ट रेट्स राइज करना चालू करते हैं और इन्फ्लेशन को पीटा जाता है, जो कि पीटा गया था पॉल वोल्कर 1980s वगैरह में। यील्ड कर्व कंट्रोल ख़त्म कर दिया जाता है और 1950s में भी ये हुआ था, यील्ड कर्व कंट्रोल ख़त्म कर दिया गया था और क्वांटिटेटिव ईजिंग खत्म हो जाती है और स्टॉक्स गिर जाते हैं। हालांकि इस वाले केस में मुझे क्लियर नहीं कि 1950s में गिरे थे नहीं गिरे थे। हालांकि लोगों ने एक चार्ट में ये बताया था कि स्टॉक्स एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स डिवाइडेड बाय CPI गिरे थे, लेकिन मैं देख रहा था एब्सोल्यूट टर्म्स में उतने नहीं गिरे थे। लेकिन वो आज से मतलब उसमें 5 से 10 साल लगते हैं। तो नेट मैं समराइज़ करता हूँ कि इसमें जो मेरा व्यू, गोल्ड तो हमेशा से ऊपर जाएगा मेरा व्यू था, लेकिन अब मेरा व्यू इसमें चेंज हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज लिक्विडिटी स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे। अब ये हो सकता है कुछ तरह के स्टॉक्स ज़्यादा ऊपर जाएँ, वो मेरा व्यू अभी नहीं है। तो मेरा नेट इतनी सा रामायण कहने के बाद जो एक व्यू बना कि लिक्विडिटी का यहाँ पर क्या मतलब है। ऊपर से लगता है मनी सप्लाई इंक्रीज होगी सब ऊपर जाएगा, लेकिन अब मुझे ये मैकेनिज्म क्लियर हुई कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्लियर हुई कि बैंक रिजर्व्स इंक्रीज होंगे, लोगों के डिपॉजिट्स इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी होगा, CPI इन्फ्लेशन भी होगा और उनमें से काफ़ी सारा पैसा एसेट्स को चेस करेगा, तो एसेट इन्फ्लेशन भी होगा। तो बस ये, थैंक यू।